Okay, so in the previous class, we were talking about Boyle's law. Okay, we have done few questions regarding that topic, and now we'll see how graphically we can represent the Boyle's law. Next topic is graphical representation for Boyle's law. Now, in this, अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ between P and 1 by V. 1 by V is volume mass. Tell me what kind of curve I can get. What kind of curve I will get? Yes, good Snigdha. It is going to be a straight line. Okay, good. Sampada, Snigdha, Suhani. Good. So, how we are going to draw the graph? I know that P is equal to K is the constant and 1 by V. और हमको ग्राफ बनाना है P और 1 by V के बीच में. ये डायरेक्टली रिलेटेड है. तो किसी भी लाइन की इक्वेशन आप पढ़ोगे मैथ्स में y इज इक्वल टू mx. ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. m यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसी भी लाइन का. और क्योंकि यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं है एडिशन में, इसका मतलब है लाइन इज गोइंग टू पास थ्रू दी ओरिजिन. तो यहाँ से लाइन पास हुआ. स्लोप आपको हमेशा हो सकता है कई बार क्वेश्चन में पूछ ले तो स्लोप हियर इज k, दैट इज m. अगर ये y हुआ तो m k होगा और 1/v x होगा. So this is the first graph. अच्छा, अब इसमें मुझे एक चीज बताओ. यहाँ से मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करूँगी. ये है P and this is 1 by, let's say this is T1, T2 and T3. You have to tell what is the increasing order of temperature. टेम्परेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होने वाला है? लाइक T1, T2, T3 ग्रेटर होगा या फिर T3, T2, T1 होगा? Rishma, your answer is right. How have you found it out? कैसे निकाला? Yes, Sampada, correct. Yes, Neha, correct. देखो, what is it here? कि यहाँ पे हम टेम्परेचर बना रहे हैं. एंड आपको ये बताया कि हर एक कर्व के लिए ये वाला कर्व, ये वाला कर्व एंड ये वाला कर्व, हर एक कर्व के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है. बॉयल्स लॉ का तो डेफिनेशन ही यही है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. दिस इज द बॉयल्स लॉ. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. बट यहाँ पे 3 अलग अलग कर्व है. तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? स्लोप पे डिपेंड कर रहे हैं. कि स्लोप कितना होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. कर्व के लिए स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. तो वो स्लोप पे डिपेंड कर रहा है. तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा. बिकॉज वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? k पे डिपेंड कर रही है. दैट इज व्हाई ऑर्डर इज गोइंग टू बी T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3. इन दिस ग्रेटर द स्लोप, more will be the temperature. अब ऐसे नहीं करना है. अच्छा, हो सकता है किसी ने ये देख के कर लिया हो कि T1 ऊपर को दिख रहा है तो वो ज्यादा है. ठीक है, तो वो ऐसे नहीं करना है कि ऊपर को दिख रहा है उस वजह से उसका स्लोप ज्यादा है. ऊपर का है तो ऑफ कोर्स उसका स्लोप ज्यादा है, तभी ऐसा हो रहा है. ओके,
सेकेंड कर्व की अगर हम बात करें तो सेकेंड कर्व आई एम ड्रॉइंग बिटवीन P and V. Tell me what kind of curve I'm going to get. Yes. अब हमारे पास हमको पता है P इज इक्वल टू के 1/V. तो यहाँ पे अभी आप ये सिंपल लॉ नहीं लगाओगे, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व नहीं आएगा, बिकॉज P और V, अब हम 1/V नहीं बोल रहे, हम V बोल रहे हैं, वो दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है. तो जब भी इनवर्सली रिलेटेड होंगे तो हमको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. इस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर hyperbola. Okay, and this graph between P and V is also known as isotherm. This graph is also known as isotherm. अगर आपको ऐसे बोल दे कि आइसोथर्म कर्व, तो आइसोथर्म कर्व का तो मतलब ही है ग्राफ बिटवीन P and V, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर. ओके, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे है P, इधर है V, हमारे पास ये आइसोथर्म है. यहाँ पे अगर मैं T1 लिख रही हूँ और यहाँ पे T2 लिख रही हूँ, क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन between T1 and T2? What is the relation between T1 and T2? Yes, लिख दो, करेक्ट है आपका. गुड. यस मौर्य, करेक्ट है. गुड. No, Prashasti. Prashasti, you are in class after quite some time, no? You were absent for quite some days. Yes, Reshma, you are right. अभी जस्ट मैंने ये चीज बोला, सोचना गलत है. आइसोथर्म का मतलब क्या है? सेम टेम्परेचर. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? T1 will be equal to T2. आइसोथर्म का मतलब ही है सेम टेम्परेचर, इक्वल आएगा, है ना? इट डजंट मैटर मैं ऊपर कर दिया इधर नीचे दिखा दूं. P और V के का जब कर्व बना, P और 1/V का जब कर्व बन रहा है, तो अगर मैं ये भी कर्व बना रही हूँ ना, यहाँ पे जो हमने ऊपर बनाया था जिसमें अलग अलग था, अगर मैं यहाँ पे T1 लेके यहाँ पे T2 ले लूँ, तो भी ये दोनों इक्वल है. सेम लाइन पे अगर आपके पास टेम्परेचर्स शो कर रहे हैं तो वो इक्वली होंगे, वो सेम ही होंगे. ओके, फाइन. इसी पे एक और क्वेश्चन देखो. अगर मैं आइसोथर्म बना रही हूँ लाइक दिस इज T3, T2 एंड T1, तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन between T1, T2 and T3. एक तो आपका आंसर रॉन्ग है, संपदा का करेक्ट है, रेशमा का करेक्ट है, प्रशस्ति का रॉन्ग है, मौर्य का करेक्ट है. नहीं, संपदा अभी सेम नहीं होगा. अगर एक ही कर्व पे मैंने टेम्परेचर बनाया होता, अगर यहीं पे मैंने बनाया होता तो सेम होता. यहाँ पे देखो ना, एक ही कर्व पे मैं T1 और T2 बता रही हूँ,
यहाँ पे मैं अलग अलग तो बता दूँ, ये टेम्परेचर में वेरिएशन तो आएगा ना, दोनों का कर्व अलग है तो प्रूव आपका भी करेक्ट है। देखो ऐसे टाइप के ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो हाउ यू हैव टू डू इट। अब जैसे यहाँ पे P था और यहाँ पे V है, यहाँ पे एक लाइन बना, इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है आपको, इसका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है और इसका वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, एंड वी नो दैट PV इज इक्वल टू K। प्रेशर मैंने एक कांस्टेंट रख दिया है और वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो K का वैल्यू भी बढ़ेगा। और आपको पता है कि कांस्टेंट इज द ओनली वैल्यू जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। K बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम T3 का है, तो T3 के लिए K का वैल्यू भी ज्यादा होगा, और K का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो ऑर्डर विल बी T3, T2 एंड T1। गॉट इट? क्लियर है अभी? सो ऐसे आंख बंद करके क्वेश्चन मत लगाया करो, है ना। ऑलवेज यू शुड, अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज हैव द रीजंस फॉर दैट। ओके, चलो नेक्स्ट कर्व मैं बना रही हूँ, कर्व बिटवीन पीवी एंड पी। किस टाइप का कर्व मिलना चाहिए मेरे को? व्हाट डू यू थिंक? यस ध्रुव, स्ट्रेट लाइन आएगा, बट कहाँ से पास करेगा? यस, यस संपदा, यस संपदा, गुड। ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ओरिजिन से पास नहीं करने वाला है। कर्व का थोड़ा सा देखो क्या होगा। अभी पीवी इज इक्वल टू के होता है, के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं पीवी और पी के बीच में कर्व बना रही हूँ, पी में कितना भी बढ़ा दूँ, पीवी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो चाहे आप प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, बट पीवी विल बी फिक्स्ड, सो वी विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, इट विल नॉट पास थ्रू origin, उसका वैल्यू रहेगा कांस्टेंट। ऐसे ही अगर मैं कर्व बनाना चाहूँ पीवी और वी के बीच में, कैसा कर्व मिलेगा मेरे को? व्हाट काइंड ऑफ कर्व आई विल गेट? सेम, सेम कर्व, क्योंकि पीवी चाहे मैं कितना भी वॉल्यूम बढ़ा लूँ, पीवी तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है बेटा, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। स्ट्रेट लाइन here parallel to x axis because pv का वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगर मैं कर्व बनाना चाहूँ log p और log v के बीच में, ठीक है, क्या कोई बता सकता है किस टाइप का कर्व मिलेगा? थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो ग्राफ का।
Done everyone? Any answers? चलो देखो, कभी भी ऐसा कर्व आएगा ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल टू k 1/, और हमारे पास तो कहीं लॉग वगैरह है, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग के बारे में थोड़ा आइडिया है ना, ऐसा तो नहीं कि एकदम ब्लैंक हो, कुछ पता ही नहीं लॉग क्या होता है। You people know what log is, no? Fine. So दोनों तरफ log ले लेते हैं. I will have log p is equal to log k into 1/b. Okay. अगर log a into b होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a plus log b. ठीक है, अगर log का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला पता होगा, ये इक्वल हो जाएगा log k प्लस लॉग, नहीं भी पता तो याद कर लो, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमको कर्व किसके बीच में बनाना है, log p और log v, यहाँ पे हमारे पास log 1/v है, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे log v लेना है तो v को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए, I have minus log v, this will be log k and this will be log, okay? हम क्लियरली ग्राफ बना सकते हैं log p एंड log v। पहली बात तो ये बताओ डायरेक्टली रिलेटेड है ना, डायरेक्टली रिलेटेड है तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, बट यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, ओके, और प्लस में कुछ log k टाइप का लिखा हुआ है, ओके। तो अब ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, अगर y इज इक्वल टू mx है तो आपके पास कर्व हमेशा ओरिजिन से पास आएगा, बट अगर आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इन दैट केस कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास वही है, ये है आपके पास y इज इक्वल टू mx और ये c है, बट यहाँ पे ये माइनस है, इसीलिए आपके पास जो कर्व आएगा वो होगा तो स्ट्रेट लाइन, बट इट विल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, क्योंकि ये आपके पास आ रहा है माइनस एक्स एक्सिस पे, और स्लोप क्या होगा इसका 1, स्लोप विल बी, क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा तो इट विल बी -1, नॉट 1, -1, और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज दिस कांस्टेंट वैल्यू log k। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? अगर यहीं पे ये कर्व ऐसा होता, मान लेते हैं log p प्लस नहीं इज इक्वल टू log k प्लस log v, अगर ऐसा होता और हमें अब ग्राफ बनाना होता log p और log v के बीच में, तो ओरिजिन से पास तो नहीं होता, बट यहाँ प्लस साइन है तो ऊपर की तरफ कर्व जाता, माइनस था तो यहाँ नीचे की तरफ आया, ओके, इंक्रीजिंग जाता। अभी हम वो भी कर्व देखेंगे, आएगा वो भी। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, लिखो जल्दी से। सो बॉयल्स लॉ के बाद नेक्स्ट लॉ इज योर चार्ल्स लॉ। मैंने आपको बताया कि ये जो भी लॉज है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के आसपास घूमेंगे एंड द अमाउंट ऑफ गैस। तो इसका स्टेटमेंट जो है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट मतलब अमाउंट फिक्स हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम ऑफ
any gas is directly proportional to its absolute temperature. अभी प्रेशर कांस्टेंट हो गया है और हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, तो सिंपली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहाँ पे n कांस्टेंट है, n का मतलब अमाउंट ऑफ गैस, p कांस्टेंट है, दैट इज प्रेशर, n is constant and pressure is constant, so v is directly proportional to t. अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमको कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, इट विल बी इक्वल टू v is equal to at. Okay, or I can also write down v by t is equal to k. और अगर मेरे पास दो अलग सिस्टम है, if I have two different systems, in that case I can write down v1 by t1 is equal to v2 by t2. Is it clear? Write down this. ओके, नाउ चार्ल्स लॉ का एक और डेफिनेशन होता है, उसका मतलब सेम होता है बट उसको थोड़ा अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं. तो अगर ये उसका स्टेटमेंट 1 है, सो दिस इज मीनिंग इज सेम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंट है. स्टेटमेंट 2 सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड mass of gas decreases or increases by 1 divided by 273 times the volume of that gas at 0 degrees Celsius for every fall or rise in the temperature of the liquid by 1 degree Celsius. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा हो. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी फिक्स अमाउंट गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है बाई 1/273 टाइम्स, ओके, एज कंपेयर टू जो उसका वॉल्यूम था एट 0 डिग्री सेल्सियस में. ओके, अगर आप 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, सो VT विल बी इक्वल टू V नॉट जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए था, प्लस 1/273 times of initial volume into temperature, जो भी उसका टेम्परेचर. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस 1 प्लस T बाई 270. यहाँ पे VT किसके इक्वल है? VT इज दी वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस at the temperature and V naught is the volume of given gas at 0 degree Celsius. Write down this.
डन। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन से कैसे आया? t is equal to b नॉट प्लस, यहाँ पे t को अंदर लेके जाओ तो इट विल बी t by 273 प्लस, सॉरी, b नॉट बाई, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन में ही है ना, वी विल हैव दिस। अब इन दोनों में से v नॉट कॉमन ले लो, v नॉट कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस t by 273 आएगा ना। लिख दो, समझ में आया? नहीं नहीं, प्लस तो इन दोनों के बीच में है ना, तो बस यहाँ से हमने v नॉट को कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा फिर। नहीं मैम, वो जो सेकंड इक्वेशन है ना मैम, उसमें बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो इसको हटा वही। दो, इसको हटा दो, v नॉट को कॉमन ले लिया, सॉरी सॉरी। डन। Okay, now let's do some graphical representation. सबसे पहले मैं ग्राफ बना रही हूँ v और t के बीच में, तो बताओ किस टाइप का कर्व आएगा? What kind of curve I will get between v and t? Yes, it will be straight line passing through the origin. हमारे पास इक्वेशन कैसा है? v is equal to kt. तो v और t के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो, y is equal to mx. स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और आपसे कोई स्लोप पूछेगा तो स्लोप विल बी इक्वल टू kt. इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अभी। This is V, this is T, and pressure the constant है P1, P2 and P3. अच्छा, यहाँ पे इस कर्व को जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है हमने, दिस इज नोन एज आइसो बार. बार प्रेशर का यूनिट होता है, आइसो मींस सेम, तो दिस कर्व इज आल्सो नोन एज आइसो बार. अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1, P2 and P3.
संपदा गलत है, प्रशस्ति गलत है, सिद्धो का करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, देखो अब हम ये कैसे निकालते हैं। अगर आपने कहीं सुना होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नाम का एक कर्व होता है, मतलब इक्वेशन होती है, सुना है कभी दिस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एनीवेज, बट आपने पढ़ा होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी। सो देयर इज एन इक्वेशन जिसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, n is the amount of gas and r is the gas constant, एक constant वैल्यू है, उसको हम इस तरीके से रिलेट करते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपके चार्ल्स लॉ से, ओके, which is equal to v is equal to kt, so this can be written as v is equal to nRT by p। इसका मतलब है कि nRP इधर मैं कंपेयर कर रही हूँ k से, तो k will be equal to nR by p, or I can say that k is inversely related to p। इसका मतलब है अगर k बढ़ेगा तो स्लोप क्या होने वाला है, सॉरी प्रेशर क्या होने वाला है, कम, और k इज व्हाट, स्लोप, ये आपका स्लोप है। तो k का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, स्लोप आपका जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। तो अगर मैं k की बात करूं तो P1 के लिए k सबसे ज्यादा है, P2 के लिए k कम है, देन P3 के लिए k है। तो अगर मुझे प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो अपोजिट हो जाएगा, P3 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको कि k किस तरीके से रिलेट कर रहा है प्रेशर्स के साथ, और k क्या है, स्लोप है। अब अगर मुझे कर्व बनाना है बिटवीन log v एंड log t, अब बताओ एक बार करके देखो कैसा कर्व बना पा रहे हो। यस संपदा, योर आंसर इज राइट। संप्रेता, ध्रुव, स्निग्धो करेक्ट है, गुड। अभी मुझे पता है कि v इज इक्वल टू kt है, तो मैं दोनों तरफ log ले लेती हूँ। log v इज इक्वल टू log k इंटू t, इसके इक्वल हो जाएगा log k प्लस log t, दिस इज योर log। अब मुझे कर्व बनाना है किसके बीच में, log v और log t, ऑफ कोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, बट क्या वो ओरिजिन से पास होगा, नहीं, क्योंकि अब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस, क्योंकि जो c है कांस्टेंट वैल्यू वो पॉजिटिव में है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव में है, तो कर्व आपका आएगा थोड़ा ऊपर से, ओरिजिन से पास नहीं होगा बट स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप किसके इक्वल है, 1 के प्लस 1 के, और ये जो वैल्यू है इसके बीच में, दैट इज इक्वल टू log k। Understood? Now we'll do some questions on this topic. What will be the percentage increase in temperature if volume increases by 20%?
Next is volume of a gas at T degrees Celsius is 20 liter. When temperature of the gas increases by 50 degrees Celsius at constant pressure, volume increases by 25%. Calculate the value of T. Solve both these questions. Snigdha, your answer is right for the first one. Samprita, your answer is right. Maurya, गलत है. रेशमा, your answer is right. लिख दो सेकंड का आंसर गलत है. चलो देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि वॉल्यूम 1 मेरा 100 है. ओके, सो वॉल्यूम 2 इज इंक्रीजेस बाय 20%, तो ये हो जाएगा 120. T1 हम मान लेते हैं 100 केल्विन, तो हमको T2 यहाँ पे निकालना है. तो सिंपल V1 by T1 is equal to V2 by T2. That is 100 by 100 is equal to 120 by T2. That means T2 कितना आया 120 K. अर्लियर 100 था, अभी 20 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 20%. सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल. Then second question here, volume of a gas at T degrees Celsius is 20 liter. मतलब मुझे V1 given है 20 liter. अब बोल रहा है when temperature of the gas increases by 50 degrees Celsius. Okay, तो मान लेते हैं कि ओरिजिनली हमारे पास जो टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस में, कोई भी डिग्री T डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दूंगी. ओके, अब बोल रहा है कि सेकेंड टाइम पे T2 जो है उसको हमने इंक्रीज कर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस से. दैट मीन्स T प्लस 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, विच विल बी इक्वल टू T प्लस 323 केल्विन. V2 किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 25%, तो पहले अगर 20 लीटर था तो 25% of 20, which will be equal to 20 plus 5, which is 25 liter. अब सारी चीजें मुझे मिल गई हैं. अब मैं सेम फॉर्मूला निकालूंगी, V1 by T1 is equal to V2 by T2, which would be equal to 20 by T plus 273
is equal to 25 by t plus 320. इक्वेशन सॉल्व करो यहाँ पे, you will have 4t, 5 4s are 20, 5 5s are 25. So 4t plus 323 into 4 is equal to 5t plus 5 into 273. यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा 73 डिग्री सेल्सियस. Is it clear? हाँ, इस चैप्टर में एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन ओनली. लिख दो. टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट नहीं करते, केल्विन में ही रखते हैं. हम पता है कौन से स्टेप में डाउट है आपको, आप ये बताओ मेरे को. व्हाट स्टेप यू डिडंट अंडरस्टैंड? वॉल्यूम दिया हुआ है 20, टेम्परेचर मैंने एज्यूम कर लिया कि T डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में उसने इंक्रीज किया है. अब मुझे अगर उसको टेम्परेचर को केल्विन में करना है, मैंने 273 ऐड कर दिया. सेकेंड स्टेज में ये बोला है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बाई 25%. पहले 20 था तो 25% बढ़ गया, सो प्लस 25% ऑफ 20, जो कि 25% ऑफ 20 निकालोगे आप तो 5 आएगा. 25 बाई 100 इंटू 20, ये कैंसिल हो जाएगा. 2 5s are 10, 5 5s are 25, तो 5 आया. तो 25% ऑफ 20 is 5, तो सेकेंड वॉल्यूम 25 हो गया. अब T2 बोला है कि 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया. पहले T था, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया आपने, प्लस 273 उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया. सो यू विल गेट दिस. उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाया. गॉट इट? ओके. Next law is your Gay-Lussac's law. What is the statement? Statement is for a given amount of gas at constant volume, pressure of in gas is directly proportional to its absolute temperature. ठीक है, यहाँ पे भी 3 ही रिलेशंस हम बात कर रहे हैं. तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहें, so P is directly proportional to T. N कांस्टेंट है और अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है. This can be written as P is equal to KT, मतलब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज कर लिया. ओके, सो आई कैन आल्सो राइट डाउन P by T is equal to K. अगर मेरे पास दो सिस्टम्स हैं, this can be written as P1 by T1 is equal to P2 by, और अगर K का मुझे फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से K रिलेटेड, मुझे पता है PV is equal to nRT होता है. ओके, एंड P by T अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा NR by V. इसको कंपेयर करते हैं. P by T is equal to K. This is 1, this is 2. So comparing this, I can say that K is equal to NR by V. मतलब K और V are inversely related. Write down this. क्या बोल रहे हो संप्रदा?
हाँ माइनस में आ सकता है टेम्परेचर, नो प्रॉब्लम। माइनस में क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। Okay. Now let's talk about graphical representation. Now for graphical representation, the first graph हम draw करने वाले हैं, वो हम draw कर रहे हैं E और T के बीच में। कैसा कर्व आएगा जल्दी से बताओ। Yes, straight passing from the origin, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है P is equal to KT, that means Y is equal to mx। स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो ओरिजिन से आएगा। स्लोप की अगर हम बात करें तो m आपका स्लोप होता है, तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल हो गया। ओके, सेकंड ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ अभी, या अगर मैं सेकंड ग्राफ अब ड्रॉ करना चाहूँ बिटवीन log p और log t, तो कैसा कर्व आएगा, log p और log t के बीच में। यस गुड, एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर। हमेशा सिंपल चीजें आपको जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही करना है। p इज इक्वल टू के टी, लॉग ले लो दोनों तरफ, log p इज इक्वल टू log k इंटू विच विल बी इक्वल टू log k प्लस log t। ये हो गया log। इक्वेशन कैसे मिल रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस, कहीं भी कुछ माइनस साइन नहीं है और एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ओरिजिन से तो नहीं जाएगा, और स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। अगर आपसे पूछे इसका वैल्यू कितना है तो दिस इज गोइंग टू बी log k। स्लोप पूछेगा आपसे, स्लोप इज गोइंग टू बी प्लस। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, दिस p एंड दिस इज t, हमारे पास ये तीन स्ट्रेट लाइन है, दिस इज v1, दिस इज v2 एंड दिस इज v3। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसलिए हम बोलते हैं इसको आइसो कोर। कोर रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, आइसो मींस सेम, so this is known as isocore, that means same volume। So question is, what is the relation between v1 v2 and v3, बताओ अभी। यस लिख दो, करेक्ट है, बाकी लोग भी आंसर करो।
यस गुड। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि के और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर के क्या है यहाँ पे, के स्लोप है। इफ के इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स volume is going to decrease. So the order will be V3 greater than V2 greater than V1. So as K is increasing, or you can say that slope is increasing, so K is increasing, therefore V will be decreasing. Let's do a question. A gas cylinder can withstand a maximum pressure of 15 atm. Pressure inside the gas cylinder at 27 degrees Celsius is 10 atm, and room in which cylinder is kept catches fire. Predict temperature at which cylinder will burst. Okay. तो एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा सोचो, इसलिए मैं ये होमवर्क में दे रही हूँ। एक लास्ट लॉ है जो मैं कराना चाहती हूँ, उसके बाद आई फिनिश द क्लास। दैट विल बी एवोगैड्रोस लॉ। छोटा सा है, जैसे चार्ल्स लॉ, ये-लुईस लॉ है, वैसे ही एवोगैड्रोस लॉ है। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। आई एम लीविंग द स्पेस ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज साथ में, ठीक है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, या फिर लॉ भी बोल सकते हो, सेम। दिस लॉ वाज गिवन बाय Amadeo Avogadro in 1811. Okay, काफी पुराना लॉ है। So what this law says, under similar conditions of pressure and temperature, equal volume of all gases contain equal number of moles. ठीक है, what the statement is saying, अगर प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन सेम रखें दो अलग अलग गैसेस के लिए, ओके, और उनका वॉल्यूम भी मैं अगर इक्वल ले लूँ, तो उसमें हमेशा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, ऑल्दो वो गैसेस आपके डिफरेंट हैं। So in this case, volume is directly proportional to m. This is at constant temperature and pressure. तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और रिलेट किया है किसको, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स से। So due to equal moles, molecules, अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। So molecules will
ऑलवेज बी इक्वल, क्योंकि चाहे आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, 1 मोल हमेशा एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल ही होता है। ओके, बट atoms may, or you can say that may not be equal due to different atomicity। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं दो गैसेस ले लूं, अमोनिया एंड CH4, तो अगर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये सब सेम है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के, इसका भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। मतलब दोनों का पास, अगर इसके पास 1 मोल है तो इसके पास भी 1 मोल ही होगा। ओके, 1 मोल मतलब इसमें na नंबर ऑफ अमोनिया होगा, इस केस में भी na नंबर ऑफ CH4 होंगे, बट एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स na रहेंगे बट एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 एटम्स है, और इसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 एटम्स। अगर मैं एटॉमिसिटी निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करूंगी, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं बट मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। ओके फाइन। अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज कर लिया kn। फॉर टू सिस्टम्स I can write down v1 by n1 is equal to v2 by n2। अगर मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैं कर्व बना रही हूँ बिटवीन v और n, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में होगा, नो डाउट। अगर मैं कर्व बना रही हूँ लेट्स से v by n with n, ओके, इसका मतलब क्या है, v by n is equal to k है, v by n कांस्टेंट वैल्यू है, फर्क नहीं पड़ेगा आप कितना मोल्स इंक्रीज कर रहे हो, बट v by n कांस्टेंट है, तो आपको स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। ओके, एंड अगर मैं कर्व बनाना चाहूँ बिटवीन log v एंड log n, तो आपको कुछ इस टाइप का कर्व मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सबको? ओके, लिखो जल्दी से।